अभी तो कम से कम 2 लोग आप हो बैच में ना, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछा करो। तो आज हम देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। क्या देखेंगे? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस तो हमने देख लिया, क्या था वो? फोर्स पर यूनिट एरिया था, है ना। और स्ट्रेन क्या था कि उस डिफॉर्मिंग फोर्स के अंदर जो चेंज आया था उसका रेशियो था। लेंथ है जैसे, तो लेंथ में चेंज डेल्टा एल बाई एल था, वॉल्यूम में डेल्टा वी बाई बी था। ठीक है, अब देखते हैं कि अलग अलग मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होगा। मतलब अगर सेम स्ट्रेस लगाएं तो अलग अलग मटेरियल में कितना स्ट्रेन होगा, मतलब कितनी डिफॉर्मेशन होगी उसमें। ठीक है, तो निकालते हैं और इस कर्व को देखते हैं और क्या क्या पॉइंट्स हैं इसमें, उन चीजों को देखते हैं। ठीक है, इस कर्व को समझते हैं। कर्व बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है, एक बार समझ गए तो फिर मतलब इस चैप्टर का 50% काम हमारा आराम से हो जाएगा, क्योंकि कभी भी आगे फिर कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी अपने को। ठीक है, लेते हैं वाई एक्सिस पे स्ट्रेस ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं स्ट्रेन। ठीक है, ओके, स्ट्रेस ले लिया और स्ट्रेन ले लिया, और यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं। तो जब तक स्ट्रेस और स्ट्रेन आपका ऑलमोस्ट लीनियरली बिहेव करते हैं, ऑलमोस्ट लीनियरली बिहेव करते हैं, तब तक जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं इलास्टिक रीजन। ठीक है, इसके बाद जब इसका बिहेवियर चेंज होना स्टार्ट होता है, तभी आपका आ जाता है प्लास्टिक रीजन। तो इसको हम बोलेंगे इलास्टिक रीजन, और इसको हम बोलेंगे प्लास्टिक रीजन। अब इस कर्व को समझाएंगे एक एक पॉइंट को, एंड लेट्स हैव सम पॉइंट हियर। लेट्स डिनोट दिस बाय पॉइंट E, this by point A, this by point B, and this by point C, and say this is point B. ये जो E है इसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। क्या बोलते हैं? E को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। E के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होता है इसको बोलेंगे हम इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। और B के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगा, जो पॉइंट होगी, इसको बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं इसको? इस स्ट्रेस को बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, आप देखो इसको पहले समझते हैं। समझते कैसे हैं इसको? समझते इसको ऐसे हैं कि मान लेते हैं कि कोई आपने एक रबड़ का रॉड ले लिया, क्या ले लिया? रबड़ का वायर ले लिया। ओके, एक रबड़ का वायर ले लिया आपने, और आपने इसको पुल करना स्टार्ट किया रबड़ के वायर। ठीक है, तो एक डिस्टेंस तक इसको पुल करोगे, छोड़ दोगे, दोबारा अपने शेप में चला जाएगा, छोड़ दोगे, दोबारा अपने शेप में चला जाएगा, इसको छोड़ दोगे, दोबारा अपने शेप में चला जाएगा। ठीक है, एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि इसके बाद अगर आपने पुल किया तो इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। क्या आ जाएगा? परमानेंट डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाएगी। यानी इस लेंथ से अगर आपने ज्यादा इसको पुल कर लिया तो ये परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, शेप में चेंज होगा। और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि अगर आपने उसको उससे भी ज्यादा क्या किया, उससे भी ज्यादा अगर आपने उसको पुल कर लिया तो वो रबड़ ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। चलिए, तो जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनके मीनिंग को समझते हैं। और ये जो एंगल बनता है इसको थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस एंगल को थीटा बोलते हैं। ये जो कर्व है ये लीनियर है यहाँ तक। ठीक है,
ओके, तो सिचुएशन को इमेजिन कर लिया, अब सिचुएशन को लिख लेते हैं, ठीक है, कि क्या है स्ट्रेस स्ट्रेन कर। तो इसमें क्या है, बाय ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द लोड ऑन अ वर्टिकली सस्पेंडेड मेटल वायर, क्या है सस्पेंडेड मेटल वायर, ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन स्ट्रेस and longitudinal strain, they get the curve as shown in the figure, ठीक है, लिख ले इसको, ये याद रहेगा। सर लिखवा दो। लिखो लिखो, if by gradually increasing the load on a vertically suspended metal wire, a graph is plotted between stress and स्ट्रेस मीन्स लोड, ठीक है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेन यहाँ पे कौन सी होगी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगी, ठीक है, ये एलोंगेशन होगा, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, एंड स्ट्रेन, ठीक है, if by gradually increasing the load on a vertical suspended metal wire, a graph is plotted between stress and strain, then a curve will be obtained as shown in figure, okay। ना अब इसमें एक एक रीजन है, ओपी है, ओई है, या पी है, ई है, बीसी है, एसी है, इस एक एक रीजन को, एक एक पॉइंट को हमें क्लियरली समझना होगा, लिखना होगा, ठीक है, और ये हमें समझ के याद भी रखनी होंगी, ठीक है। तो लिखते हैं, फ्रॉम द कर्व, फ्रॉम द कर्व following observations can be drawn, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे ले ले, ठीक है। यस सर। नंबर 1, when the strain is small, when the strain is small, when the strain is small, that is less than 2%, in figure OP region, okay, that is less than 2% in figure OP region, stress is proportional to strain,
ठीक है, देखो इन दिस रीजन famous Hooke's law is obeyed. In this region, Hooke's law is obeyed. ठीक है, Hooke's law is obeyed. ठीक है, the point P is called the point P is called the point P is called limit of proportionality and slope of the line OP gives and slope of the line OP gives the Young's modulus. Gives the Young's modulus. सर एक बार ग्राफ में P दिखाना कहाँ पे है? ये पॉइंट P है, ठीक है, ये लीनियर है, यहाँ तक स्ट्रेट लाइन जैसे चलता है पूरा ये, ठीक है। और सर O स्टार्टिंग है ना? O स्टार्टिंग पॉइंट है ये, ठीक है। ओके सर। And OP gives the Young's modulus capital Y. Young's modulus capital Y of the material. Of the wire. Y of the material, ठीक है, मॉडुलस Y of the material, ठीक है, of the wire, ठीक है। If theta is the angle of OP from straight axis, if theta is the angle, if theta is the angle of OP from strain axis, then y equal to tan theta, then y equal to tan theta, ठीक है, जिसका tan थीटा ज्यादा होगा उसका y ज्यादा होगा, ठीक है। ठीक है, पॉइंट 2 नेक्स्ट पेज पे चले। यस सर। Point 2, if the strain is increased a little, if the strain is increased, बच्चों लिख उल्टा रहे हैं, करते इसका अपोजिट है ना। ये वायर को सस्पेंड कर देते हैं, यहाँ पे लोड होता है, ठीक है, तो जो लोड वाला होता है उसको इस तरीके से बना के रखा जाता है ऐसे, और उसमें क्या करते हैं, लोड इसमें ऐसे डालते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं इसमें ऐसे, ठीक है, इस पूरे पे लोड ऐड होता जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो लोड ऐड किया और इसकी जो इलांगेशन हुई उसको मेजर किया, लोड बढ़ाया, इलांगेशन को मेजर किया यहाँ पे, और उन पॉइंट्स को लिखते चले जाते हैं। लेकिन जब ग्राफ बनाते हैं तो स्ट्रेन को यहाँ प्लाट करते हैं और स्ट्रेस को यहाँ पे प्लाट करते हैं।
तो इसी तरीके जब लिख रहे हैं तो भी बोलते हैं कि स्ट्रेन इज इंक्रीज, स्ट्रेन इज इंक्रीज। एक्चुअली जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो लोड इंक्रीज कर रहे होते हैं, स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो स्ट्रेन अपने आप बढ़ जाती है। ठीक है, जब आप लैब में इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इस तरीके से करना होता है। ठीक है, मैं किसी दिन आप लोगों का इसके एक्सपेरिमेंट का वीडियो दिखाऊंगा। ठीक है, चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, इफ द स्ट्रेन इज इंक्रीज a little bit, that is in the region, PE, the stress is not proportional. ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में ग्राफ बनाया गया एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है, अब जो ग्राफ बना है उस पे ऑब्जर्वेशन और जो डेटा है उसको देख करके ये चीजें कंक्लूड की गई हैं। ठीक है, द स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, the stress is not proportional to strain. However, the wire still regain its original length after the removal of stretching force. After the removal of stretching force. Okay. This behavior is shown. This behavior is shown up to point E, known as elastic limit or yield point. The region OPE, represents the elastic behavior of the material of wire. ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है?
सर पॉइंट पी से ई तक नॉन इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा। ओ से लेकर के ई तक इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है। कहाँ तक? ओ से लेकर के ई तक, ठीक है। तो पी से लेकर के ई तक भी इलास्टिक बिहेवियर ही है, बट जो फोर्स का जो स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशन था वो प्रोपोर्शनल नहीं रह गया। यहाँ पे देखो, ये स्ट्रेट लाइन जा रहे थे, प्रोपोर्शनल जाता, तो अचानक से एक कर्व शेप में हो गया यहाँ, ठीक है ना? ये ठीक है, मतलब ओके जितना सर। आपका इंक्रीज होना चाहिए था स्ट्रेस इंक्रीज करने पे स्ट्रेस, वो नहीं रह गया, उससे कम या उससे ज्यादा वेरी करने लगा ये, ठीक है। ठीक है, तो पूरा ओ से लेकर के ई तक आपका इलास्टिक रीजन है, ओ से पी तक आपका प्रोपोर्शनलिटी रीजन है, ठीक है। ओके, अब पी से ई तक लेकर देखो, नॉन प्रोपोर्शनल बिहेवियर पूरा हो जाएगा पी से लेकर के सी तक, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी आगे नहीं रहेगी, ठीक है। ओके, ओ से पी तक ही खाली प्रोपोर्शनल है, तो यानी यंग मॉडुलस निकालना है अगर आपको किसी मटेरियल का, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ओ से पी रीजन ही हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। यस। थर्ड पॉइंट, if the wire is stretched beyond the elastic limit, if the wire is increased beyond the elastic limit, is increased beyond the elastic limit E, that is between EA, the strain increases much more, the strain, देख सकते हैं कर्व में EA में, ये कर्व ऐसे गया यहाँ तक P तक, P के बाद में यहाँ पे कर्वेचर आया, कर्वेचर आने के बाद में फिर ये ऐसे निकल गया यहाँ से, ठीक है। मतलब ये हुआ कि ये देखो, इसके बीच में स्ट्रेस की वैल्यू बहुत कम चेंज हुई है, जबकि स्ट्रेन की वैल्यू इतनी ज्यादा चेंज हो गई, ठीक है ना? ठीक है, द स्ट्रेन इंक्रीजेस the strain increases much more rapidly, much more rapidly, and if the stretching force is removed, and if the stretching force is removed, the wire does not come back to its natural length. Some permanent increase
ठीक है। इसी कर्व में थोड़ा सा और इंक्रीमेंट करें हम, यानी A to B तक जाने के लिए। If the stress is increased further, if the stress is increased further by a very small increase by a very small, if the stress is increased further, then by a very small increase, a large increase in strain is observed. A large, very small increase, a large increase in strain is produced. Region AB. A large increase in strain is produced in region AB. ठीक है। And after reaching B, and after reaching point B, the stress increases the strain increases even if the wire is, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आफ्टर रीचिंग पॉइंट बी, एक बार ग्राफ में चल के देखते हैं। ये पॉइंट बी है, देखो यहाँ से नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि स्ट्रेस कम कर दिया गया ना। ये देखो सी पे स्ट्रेस और भी कम हो गया। ठीक है, ये ब्रेक डाउन पॉइंट है। After reaching point B, the stress increases even if the wire is unloaded. Even if the wire is unloaded. Even if the wire is unloaded and ruptures at C. In the region BC, the wire literally flows.
ठीक है, 2 पॉइंट्स इसमें और लिखने हैं छोटे छोटे इसी के कंटिन्यूशन में, उसको नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। मूव करें। हेलो, शुड वी मूव? यस सर। उसी पॉइंट में उसी पैराग्राफ में कंटिन्यूशन है, बट नोटिंग पॉइंट है तो नोट कर लो। द मैक्सिमम स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू बी, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ, द मैक्सिमम स्ट्रेस corresponding to B, the maximum stress corresponding to B after which corresponding to B है, after which the wire begins to flow and breaks is called breaking a tensile strain. It's called breaking a tensile strength. ठीक है, the region EADC represents the plastic behavior of the material. Of wire. सर फ्रैक्चर पॉइंट क्या होता है? बताते हैं। जहाँ पे वो रिप हो जाएगा, मतलब वो होगा ना फ्रैक्चर पॉइंट। बताते हैं, इसमें कुछ पॉइंट और लिखना भी दिखाता हूँ। ये हो गया, इतना नोट कर लिया ना? ठीक है, अब चलिए वर्कर पे दोबारा आते हैं। तो पॉइंट सी जो है इसको हम फ्रैक्चर पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और ये जहाँ पे टर्न हो रहा है इसको यील्ड पॉइंट बोलते हैं। तो मैं आप लोगों को एक ग्राफ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, उस ग्राफ को आप लोग जरा देखिए, और उसमें बहुत बढ़िया इस कर्व को बनाया गया है। ठीक है, तो
शायद ज़्यादा बेटर क्लियर होगा उसमें आपको। सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से लिखी गई हैं उसमें। देखो जरा आप लोग, मिल गया? मिला? यस सर। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि फ्रैक्चर पॉइंट कहाँ पे है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट कहाँ पे, एंड पॉइंट कहाँ पे है, और प्रोपोर्शनल लिमिट कहाँ पे है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं कुछ पॉइंट इसमें और हैं चीजें देखने के लिए, उनको भी देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग कर्व बनेगा ये। ठीक है, क्या बनेगा? हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग कर्व बनेगा। ठीक है, आपके पास कौन सा मटेरियल, किस टाइप का, डक्टाइल मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल है। ठीक है, अगर डक्टाइल मटेरियल होगा तो उसमें प्लास्टिसिटी रीजन भी होगा, नहीं होगा अगर आपका ब्रिटल मटेरियल होगा तो ये यहीं पे ब्रेक हो जाएगा, इसी पॉइंट पे आते आते ब्रेक हो जाएगा वो। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या पे कौन कौन से पॉइंट इसमें और हैं, उनको हम और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्चर पॉइंट से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं कि आपका जो मटेरियल होगा वो कैसा होगा, उसमें क्या इम्पोर्टेंस होगी उसकी। तो एक कर्व और बनाते हैं और देखते हैं जो है कि कैसे इन चीज़ों को हम एक साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, 5th पॉइंट है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डिफरेंट मटेरियल। जनरली जो फिजिक्स की बुक्स आपको मिलेंगी वो आपको ब्रिटल मटेरियल एंड डक्टाइल मटेरियल पे डिस्कस करेंगी। ठीक है, जनरली जो बुक मिलती है वो ब्रिटल एंड डक्टाइल मटेरियल डिस्कस करके छोड़ देती हैं। हम इलास्टोमर को भी साथ में लेकर के चलेंगे क्योंकि वो प्योर प्लास्टिक टाइप का बिहेवियर शो करेगा। तो क्या है, जो ब्रिटल मटेरियल होंगे इसमें आपका जो प्लास्टिक रीजन है वो कम से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लास्टिक रीजन कम से कम होना चाहिए, यानी कि जो कुछ भी इसमें मिलेगा आपको वो सिर्फ और सिर्फ जो आपका इलास्टिक रीजन था उसी में रहेगा, ये शो करेगा। उसके जस्ट बाद जाते ही ब्रेक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? जस्ट जाते ही वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं कहीं पे आप कर्व देखोगे, मैं पहले समझा देता हूँ, फिर जो मैं जो कर्व बनाऊंगा मैं वो बनाऊंगा। ये समझाने के लिए कर्व बना रहा हूँ। तो जो आपका ब्रिटल मटेरियल होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इस तरीके का कर्व शो करेगा। क्या करेगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इस तरीके से कर्व शो करेगा, और बहुत छोटा सा चेंज होकर के यहीं पे ब्रेक हो जाएगा। इससे ज्यादा बड़ा कर्व नहीं होगा इसका। ये आपके ब्रिटल मटेरियल के लिए होगा। इसी तरीके से अगर आपके पास डक्टाइल मटेरियल है तो उसका कर्व जो होगा वो कुछ इस तरीके से शो करेगा, और एक रेंज लेगा यहाँ पे, एक बड़ा रेंज होगा इसके पास में यहाँ पे आकर के, और फिर यहाँ पे जाके इसका फ्रैक्चर पॉइंट आपका होगा। ठीक है, फ्रैक्चर पॉइंट कहाँ पे होगा? तो यानी बढ़िया अच्छा खासा प्लास्टिक रीजन होगा, इसमें प्लास्टिसिटी होगी इसमें, और जो इलास्टोमर्स होंगे उसमें तो प्लास्टिसिटी ही प्लास्टिसिटी होगी। ठीक है, तो अब इनका एक्चुअल कर्व जो हमें चाहिए वो मैं बनाता हूँ आप लोगों के लिए। ओके बच्चों, समझ में आ गया? ब्रिटल मटेरियल मतलब जो इजिली आपके ब्रेक हो जाए, ठीक है, फ्रैक्चर हो जाए। ठीक है, मतलब जैसे आप प्लास्टिसिटी की लिमिट क्रॉस करो तो प्लास्टिसिटी ज्यादा ना शो करें, वो ब्रेक हो जाए। ठीक है, बनाते हैं इनके कर्व, इनके बारे में कुछ लिखते हैं। इन दिस
the plastic region is very small. Okay, is very small. ठीक है, and generally it breaks, it breaks soon after, soon after the elastic limit, soon after the elastic limit. तो इसका कर्व जैसा हमने पीछे बनाया, अगर उसी तरीके से बनाना है हमको, तो इसका कर्व इस तरीके से बनेगा, और इसके बाद में यहाँ पे बहुत छोटा सा रीजन का कर्व होगा, ये यहीं पे पी हो जाएगा, यहीं पे आपका ई हो जाएगा, और यहीं पे आपका ये सी हो जाएगा, पी ई सी हो जाएगा। ये रीजन बहुत छोटा सा होगा, ठीक है। डक्टाइल मटेरियल क्या होगा? इट हैज गुड प्लास्टिक रीजन, हैज गुड प्लास्टिक रीजन। गुड प्लास्टिक रीजन, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। Therefore such material can be easily changed, easily changed into different shape as well as, and can be drawn into thin wires, can be drawn into thin wires। इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ इसका ऐसे बनेगा, सी हो गया, ई हो गया एंड पी हो गया, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेस होगा वाई एक्सिस पे, नीचे आपका स्ट्रेन होगा, ठीक है। यहाँ पे भी यही होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन। इलास्टोमर्स क्या होंगे? जो इसमें प्लास्टिसिटी भी हो, ठीक है। इन दिस देयर इज नो stress strain curve is not a straight line, curve is not a straight line, is not a straight line within the elastic limit, within the elastic limit for elastomers, and strain produced is much larger than the stress applied. Such material has no plastic region. Such material has no plastic region, no plastic range, and the
breaking point, and the breaking point lies very close to elastic limit. Example, रबड़। इसका कर्व मैं ऊपर बना दे रहा हूँ, नीचे स्पेस नहीं है, तो इसमें आपका स्ट्रेट लाइन के रीजन नहीं मिलेगा, अच्छे भी नहीं मिलेगा, ये पॉइंट आपका सी हो जाएगा। हाँ। ये पॉइंट सी हो जाएगा, ये आपका स्ट्रेस हो गया ऊपर, नीचे स्ट्रेन हो गया। ठीक है, तो आपने देखा कि जो इसमें ये स्ट्रेट लाइन वाला पोर्शन है, ये इसमें है ना, ये इसमें नहीं मिलेगा, ये पूरा का पूरा नॉन प्रोपोर्शनल फोर्स ही है, यानी कर्व टाइप का ही रीजन है। यानी जो पीई रीजन आपका यहाँ दिख रहा था ना, ये पूरा पीई रीजन का ही इलांगेटेड कर्व है खाली। ठीक है बेटा, ओके। तो हमारे Yes, लिए sir. सबसे ज्यादा यूजफुल मटेरियल कौन सा होता है? जो डक्टाइल मटेरियल होता है। ठीक है, सेब बनाने के लिए, तमाम चीजें करने के लिए, आपने देखा स्टील वगैरह यूज करते हैं बनाने के लिए हम। ठीक है, ठीक है, कच्चा लोहा यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो ब्रिटल होता है। ठीक है, ब्रेक हो जाता है इजली, वो उसमें प्लास्टिसिटी नहीं होती है। तो हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, जैसा कि मैं पीछे कर्व में देखा था हम लोगों ने कि विद इन इलास्टिसिटी लिमिट, यानी ओपी रीजन में जो स्ट्रेस और स्ट्रेंथ है वो प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, और इसको लिख सकते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट, या इस कांस्टेंट को ई लिख सकते हैं। And this is called modulus of elasticity. Modulus of elasticity. ठीक है, modulus of elasticity. Its value depends on type of material. ठीक है, and the manner in which it is deformed. E depends on type of material and इसको नेचर भी कह सकते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल एंड द मैनर in which the body is deformed. ठीक है, its value depends upon the temperature of the body and its value is independent of dimension of the body. ठीक है, E depends on the temperature of the body, but it does not depend on dimensions of the body. मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, dimensions of the body, मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पे डिपेंड नहीं करता ये। ठीक है,
ये 3 तरीके का होता है, नोट कर ले इतना। Yes, sir. Yes, sir. E is of 3 types. E is of 3 types. E is of 3 types, namely, बताओ लवन्या कौन कौन सी 3 टाइप्स हैं? नेमली 3 टाइप्स के, तो बताओ लवन्या कौन कौन से हैं? यंग्स मॉडुलस, कैपिटल वाई लिखते हैं, और ये आपका हो जाता है एफ बाई ए, ये स्ट्रेस हो गया, और स्ट्रेन कितना हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल, है ना। इसको स्मॉल एल बाई कैपिटल एल लिख सकते हैं, इसका फार्मूला बन जाएगा एफ कैपिटल एल अपॉन ए स्मॉल एल। जहाँ मीनिंग क्लियर है, स्मॉल एल इज द डिफॉर्मेशन, एल इज द ओरिजिनल लेंथ, और एफ बाई ए स्ट्रेस है आपका, ठीक है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। नंबर 2, Modulus of rigidity. बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। तो नंबर 2 बल्क मॉडुलस, इसको के से लिखते हैं, और इसको डिफाइन करेंगे, तो ये अपना F हो by जाएगा, A by negative delta V by V. है? क्या हो जाएगा? Sir, F by A upon negative delta V by V. ओके, चलिए इनको भी डिटेल में देखेंगे, बहुत सारी चीजें इसमें मिलेंगी हमको अभी, ठीक है, इतना आसान काम नहीं है। एफ बाई ए अपॉन डेल्टा बी बाई बी, ये हो जाएगा हमारे Sir, पास, ठीक है? negative delta V नहीं होगा? हाँ? Sir, F by A upon negative delta V नहीं होगा? अभी साइन मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है। Okay, sir. कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एफ बाई ए डेल्टा बी बाई बी, मैं इसको डेफिनेशन पे छोड़ना चाह रहा था अभी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, लिख लो। तो ये हो जाएगा कितना, एफ बाई ए को क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं ना, ठीक है, हाँ जी, प्रेशर लिख सकते हैं इसको, और बी हाँ ऊपर जी। ले जाए तो पीजी हो जाएगा, हम्म, अपान डेल्टा बी है, माइनस साइन ऊपर लगा दो यहाँ पे, ठीक है। तो अगर पी प्रेशर अप्लाई करने पर वॉल्यूम बी में डेल्टा बी का चेंज होगा, तो बल्क मॉडुलस उसका माइनस पी बी बाई डेल्टा बी हो जाएगा, ठीक है। अब ये आइसोथर्मल होगा, एडियाबैटिक होगा, अलग अलग सिचुएशन में इसको देखना पड़ेगा हमको, ठीक है, कि क्या क्या किस सिचुएशन में बनेगा आपके पास में। इसी तरीके से मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, Sir, F by A upon इसको हम नीटा से लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसको, नीटा से लिखते हैं। हाँ बोलो, एफ बाई ए upon delta X by L. यस भाई, फाई लिखते थे ना, फाई Yes, की sir. वैल्यू क्या होती थी, Tan theta. ना ना ना, एक्स बाई एल वाली, एक्स बाई एल, ये आपका ऐसे डायग्राम वाला था ना, ये वाला। सर लेकिन उसको tan theta भी तो बोल सकते हाँ हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, Yes, sir. ये सिचुएशन थी ये वाली, कि यहाँ से डिफॉर्मेशन किया था हमने इस तरीके से, है ना, Yes, sir. ये। तो इसको हम फाई के टर्म में भी याद रख सकते हैं, चाहे तो एक्स बाई एल या उसके थीटा के टर्म में भी डाल दें। तो इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, एफ अपॉन एफ आई, एफ बाई एफ आई, ठीक है।
तो यहाँ पे इसमें कोई इशू नहीं है, हमको ये दो केस हैं, इनको बहुत डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा, अलग अलग सिचुएशन के लिए डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह FAL L/L आपका अलग अलग सिचुएशन में बनेगा। ठीक है।